Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 15 क्लास 12th न्यू बुक का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 में यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिलकर एक ही पर्पस के लिए काम करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। जैसे कोई स्कूल या कोई कॉलेज है तो वहां पे एक प्रिंसिपल होता है, फिर उनके पास कुछ टीचर्स होते हैं, फिर स्टूडेंट्स होते हैं। इसी तरह बॉडी के अंदर ब्रेन होता है प्रिंसिपल, नर्व्स होती हैं टीचर्स और मसल्स होते हैं स्टूडेंट। यानी ब्रेन का काम है इंस्ट्रक्शंस भेजना, नर्व्स का काम है उन पे इम्प्लीमेंट करना, और डियर स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका काम है उसको परफॉर्म करना। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स एक ही पर्पस के लिए जब काम करते हैं, इस अमल को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब कोऑर्डिनेशन करता कौन है? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जब सूरज फुल एंड फ्लैज अपनी आबोताब पे होता है, फुल चमक के साथ निकला होता है, तो क्या कभी आपने महसूस किया है कि हम उसकी तरफ देख नहीं सकते? हम अगर देखना चाहें भी फिर भी उसकी तरफ देख नहीं सकते। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी आंखों को फौरन से पैगाम भेजता है जिससे हमारी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। इसके अलावा जब घर में कोई आपको गर्म कप चाय का थमाने की कोशिश करे, अगर वो कप इतना गर्म है कि आप उसको पकड़ते हैं और हाथ जलने का खदशा है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक आपके हाथ पीछे की तरफ रिवर्स गियर लगाएंगे और कप क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। तो बॉडी के पूरे ऑर्गन्स जब आपस में मिल के काम करते हैं, इस अमल को हम डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की बेटा जी 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो नर्वस कोऑर्डिनेशन। नंबर 2 पे बात करूं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन का काम होता है पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करना। अब यहाँ पे ऊपर आपकी बुक में कोऑर्डिनेशन के कुछ एग्जांपल्स मेंशन हैं, जैसे हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, डाइजेशन एंड मैनी अदर फंक्शंस आर परफॉर्म ड्यू टू कोऑर्डिनेटिंग। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है, जिससे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स फिर उसको डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो डन होता है यानी वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की वजह से होता है। तो अगर हम इसके बेसिक एलिमेंट्स की बात करें
तो हमने चैप्टर नंबर 1 में हीमियोस्टेसिस में पढ़ा था कि उसके मैकेनिज्म में 3 चीजें आती हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल यूनिट और फैक्टर। सेम एज इट इज इसमें भी बेटा रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इफेक्टर अपना अपना काम करेंगे और कलेक्टिवली ये कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। रिसेप्टर्स हमने प्रीवियस डिस्कस किया हुआ है। रिसेप्टर्स बेसिकली एक सेंसर होता है, वो ऑर्गन भी हो सकता है, वो टिश्यू भी हो सकता है, वो सेल भी हो सकता है, जैसे कि आईज, आपके ईयर्स, आपकी स्किन जो डिटेक्ट करेगी स्टिमुलाई को कि एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या तब्दीलियां हो रही हैं, तो इसको हम बेटा जी कहते हैं रिसेप्टर। अब रिसेप्टर जो होते हैं वो ट्रांसड्यूसर्स के तौर पर भी काम करते हैं। जब स्टिमुलाई रिसीव करती है रिसेप्टर, यानी जब स्टिमुलाई रिसीव करता है, यानी जब वो डिटेक्ट करता है कि ये चेंजेस हो रही हैं, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर इम्पल्स जनरेट करता है, इम्पल्स बनाता है। अब सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेगा, वो नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाएगा। तो बेटा जी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ट्रांसड्यूसर के तौर पे काम करते हैं। क्यों बेटा जी, मैं आपको मजीद आगे लेके जाने से पहले बताना चाहता हूं कि ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं। बेटा ट्रांसड्यूसर्स का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे रॉड एंड कॉन सेल्स इन द रेटिना ऑफ आई कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू नर्व इम्पल्स, कि जैसे आईज के अंदर रॉड एंड कॉन सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी को इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, ट्रांसड्यूसर। और रिसेप्टर में बेटा जी जो नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है। नेक्स्ट अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसको हम कंट्रोल सेंटर ही कहते हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, यानी इसके हिस्से कौन से हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो हिस्से होते हैं ये बेसिकली एसोसिएटिव न्यूरॉन्स यानी इंटर न्यूरॉन्स से मिलकर बनते हैं या उस पर मुश्तमिल होते हैं। इनका बेटा जी काम होता है नर्व इम्पल्स को रिसीव करना फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स और उसको प्रोसेस करना। प्रोसेसिंग करने के बाद इनका काम होता है नर्व इम्पल्स को आगे फैक्टर तक भेज देना मोटर न्यूरॉन्स के जरिए। तो सेंसरी न्यूरॉन सेंस से निकला है, यानी उसका काम है सेंसर वाला। मोटर न्यूरॉन्स का काम है एक जगह से चीज को दूसरी जगह पहुंचाना। और जो इंटर न्यूरॉन्स हैं, इन दोनों सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान कोलैबोरेशन यानी कोऑर्डिनेशन करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स वो जिस्म के हिस्से होते हैं जो रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो चीजें रद्द अमल करेंगी, जो इफेक्ट करेंगी। जब वो रिसीव करती हैं नर्व इम्पल्स को फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इसके नतीजे में वो क्या करते हैं, रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। फैक्टर्स में हम बेटा मसल्स और ग्लैंड्स को लिखते हैं, यानी मसल्स और ग्लैंड्स दोनों वर्क एज फैक्टर्स करते हैं। मसल्स का काम होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह ग्लैंड्स जब सिक्रीशन करेंगे तो इसके नतीजे में भी क्या होगा, इफेक्ट यानी रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरह जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है
सबसे पहले ये यानी नर्व इम्पल्स जो हैं ये रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताएंगे, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन्स और इफेक्टर, ये सारी जब आपस में मिलकर काम करती हैं इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन, यानी आप कह सकते हैं जब नर्वस सिस्टम मिलकर काम करता है तो ये जो कोऑर्डिनेशन होती है इसको हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसमें बेटा जी जो न्यूरॉन्स होते हैं ये फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं, यानी इस पूरे काम में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो न्यूरॉन्स का होता है, इसलिए हम न्यूरॉन्स को कोऑर्डिनेशन का या नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपको याद करने के लिए आसानी रहेगी। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, रहनुमाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।